हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल जीएस विद राहुल पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 7 ऑफ योर विजन आईएएस पीडी 365 फॉर इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, सो ये लेसन प्रस्तुत करूँगा मैं राहुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और पिछले पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपको पार्ट 6 पूरे मिल जाएंगे। अनअकैडमी प्लस पर अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यू कैन यूज़ माई कोड RRAHUL007 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। इसके अलावा शुरू करते हैं, पीडीएफ के लिए पीडीएफ फॉर एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हो सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो अगली न्यूज़ है जो 3.6 है वो है आपकी इनर लाइन परमिट। तो इसकी बात करते हैं, इनर लाइन परमिट क्या होता है। तो आपको एक सिंपल सा एक आपके लिए एक बात है जो आपको याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल आप बिलोंग करते हो यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वॉटएवर। ठीक है, कहीं पर भी अगर आप रहते हो और आपको जाना है नेपाल तो आप जा सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कोई भी बाइक चाहिए, कार चाहिए, वॉटएवर, यू कैन गो देयर। बट अगर आपको जाना है मणिपुर, अगर आपको जाना है अरुणाचल प्रदेश, अगर आपको जाना है मिजोरम और अगर आपको जाना है कहाँ जाना है, नागालैंड। ठीक है, तो इन 4 जगहों पर अगर आपको जाना है तो सिर्फ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से काम नहीं चलेगा, आपको इनर लाइन परमिट और चाहिए होगा। ठीक है, इज़ इट वेरी क्लियर? ये चीज़ समझ आती है कि नहीं आती? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही चीज़ होती है इनर लाइन परमिट, वो परमिट जो इन 4 जगहों पर जाने के लिए, भले ही आप इंडिया में हैं लेकिन इंडिया से आप बाहर नेपाल में तो जा सकते हो। ठीक है, बिना वीज़ा के, क्योंकि वहाँ वीज़ा नहीं लगता। तो वीज़ा जो होता है उस तरीके का इन जगहों पर इनर लाइन परमिट होता है। तो आप समझ सकते हो कि बाहर जा सकते हो, इंडिया के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ नहीं जा सकते। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। तो मणिपुर ने रिसेंटली एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है फॉर द ट्रैवलर्स। जैसे ई वीज़ा होता है उसी तरीके का यहाँ सीन है। तो ये क्या होता है, इनर लाइन परमिट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे वीज़ा होता है कि हाँ उसमें टाइम डेट वगैरह मेंशन होती है कि इतने दिनों तक आप इस पर्टिकुलर कंट्री में जा सकते हैं, रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। सिमिलरली इनर लाइन परमिट होता है। और ये जो इनर लाइन परमिट होता है ये इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है, जैसे मैं और आप। इसके अलावा अगर कोई फॉरेनर है, ये देसी लोगों के लिए क्या है, इनर लाइन परमिट। लेकिन जो विदेशी लोग होते हैं उनके लिए होगा यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो यहाँ पर लेकर ही इन जगहों पर जा सकते हैं। कौन सी जगह हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैप को रेफ़र कर लेते हैं। इसी के नीचे यहाँ पर मैप भी दिया गया है, तो आप जस्ट इसको देखिए, एक बार इसको निहारिए। तो व्हाट यू विल फाइंड कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ऐसे आप याद कर लो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। पहले तो अगर इधर की 3 ले लो, मतलब मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और प्लस असम कर दो, तो आपको मिल जाएंगी 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ट्राइबल एरियाज़ वाली स्टेट्स हैं वो। क्या कहा मैंने, अगर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ले लो शुरू के 3 और उनको असम के साथ ऐड कर दो, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम प्लस असम, ये जो 4 जगह हैं ये ट्राइबल एरियाज़ हैं अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात समझ आती है कि नहीं आती, इसको याद रख लेना। अब इसी की साथ यहाँ पर जब हम इनर लाइन परमिट की बात आते हैं तो अब मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अब मिजोरम है कॉमन। ठीक है, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, ये कॉमन रहेगा। इज़ इट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा सा अपनी मैथमेटिक्स में अगर आपने वेन डायग्राम और ये सब पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो सीसेट में आप देखते हैं वेन डायग्राम, वैसे याद रख लो। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम प्लस असम, ये आपके 6th शेड्यूल की बात है। और ये तीसरा वाला जो है ये कॉमन रहेगा, प्लस मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अब ये जो 3 हैं प्लस इसमें अगर हम जोड़ दें अरुणाचल प्रदेश, एक और ए जोड़ दें, तो ये 4 चीज़ें बन जाएंगी इनर लाइन परमिट। मैं ये वेन डायग्राम गोले वोले इसलिए कर रहा हूँ आप याद रख पाओ चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। और अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो ये जो एम वाली स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, तो इनको चेंज कर दो। मेघालय को लिख दो मी, ठीक है, और मिजोरम को लिख दो MI, ठीक है, मे, मी और
ये जो कौन सी बच गई, एक बच गई है ना, तो उसको कर दो मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर को MA, ठीक है। तो अब इसको फिर उस तरीके से आप मा मी मेमू जो भी है मीम जो होता है ऐसे करके कर सकते हो। तो ये आपके तरीके मैंने बता दिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। चलो वापस आ जाते हैं, ज़्यादा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। ओके, सो नाउ इसके अलावा इंडियन सिटीजन वगैरह अलाउ नहीं होते हैं, इनर लाइन परमिट लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट जो है, इसका ओरिजिन जो है वो यहाँ से है, BEFR यानी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। ऐसा क्यों था? क्योंकि बेसिकली आपको पता होगा, अगर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ी हुई है अच्छे से, अगर नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लीजिएगा आपके प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि मेंस में आती है वो। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स जो थे, जब ट्राइबल एरियाज़ की बात आती है तो ट्राइबल के लिए उनकी पॉलिसी थी, एंड उनकी पॉलिसी थी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी, ठीक है। वो इंटरफेयर नहीं करते थे ट्राइबल एरियाज़ में। इसी वजह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो दैट वो चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। पहले इसमें ब्रिटिश सब्जेक्ट्स लिखा हुआ था, आज़ादी के बाद इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया, बाकी जो रूल्स थे वो वैसे ही छोड़ दिए गए, यानी कि ऐसे एंट्री जो है वो रेगुलेटेड है, ठीक है। इनर लाइन परमिट 4 जगह हैं, असम, ये 4 जगह हैं, इनके नाम याद रखना, ठीक है। तो ये न्यूज़ में अभी आ गए थे, तो दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। और इनर लाइन परमिट कौन इशू करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा इट कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन और फिजिकली, कैसे भी अप्लाई करके। इसके अलावा इट स्टेट्स दैट डेट वगैरह इसमें लिखी होती है, जैसे वीज़ा होता है, वीज़ा का सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। और ये मैप है, इसको आप एक बार देख के याद रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। जो न्यूज़ है आपकी वो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की। अब थोड़ा सा चीज़ें समझनी होंगी आपको, चीज़ें ये समझनी होंगी कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज़ नॉट द जोनल काउंसिल। अब जोनल काउंसिल क्या होता है भैया? जोनल काउंसिल जो होती हैं वो आपकी 5 होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल, ठीक है। 5 हो गई, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी ये जो न्यूज़ होता है वो प्लस सेंट्रल, तो 5 होती हैं जोनल काउंसिल। लेकिन अब कोई कहे कि नॉर्थ काउंसिल और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में क्या अंतर है, तो आप ऐसे मत बोल देना कि दोनों जोनल काउंसिल हैं, नहीं। जोनल काउंसिल में 5 कैटेगरी हैं, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ प्लस सेंट्रल। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक अलग से काउंसिल बनाई गई है। इसका प्रूफ कैसे? अब हम कैसे मान लें अलग है, ऐसे कैसे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर तो जोनल काउंसिल जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद बनाई गई। मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जोनल काउंसिल बनाने का प्रोविज़न है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को बनाने का प्रोविज़न एक अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बनी है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंदर, ठीक है। यानी ये अलग से ही बनी है, और जितनी भी जोनल काउंसिल होंगी वो अलग अलग से, मतलब वो सब जोनल काउंसिल एक एक्ट बना था उससे बनती हैं। इज़ इट वेरी क्लियर? चीज़ जो है उसमें कंफ्यूज नहीं होने का, याद रखने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 30% ऑफ ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो 30% बजट है वो डिप्राइव्ड एरियाज़ में, डिप्राइव्ड एरिया जो होते हैं, डेवलपिंग एरियाज़, ठीक है, उनमें यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है जो मैं अभी बता रहा था कि ये बनी है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 से, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर लेना, जोनल काउंसिल बनी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से, ये बनी है 1971 का एक दूसरे एक्ट से, ठीक है। दोनों में यही अंतर है। इसके अलावा इट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इकोनॉमिक, सोशल, ये वो, ठीक है, जो भी है डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। कौन कौन से? 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर आपको पिछला लेसन याद है जब मैंने रेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बताया था, तो मैंने अच्छे से मैं बताया था कि 8 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट की जो हैं वो होती हैं, प्लस तीन जो हिमालयन स्टेट हैं वो भी आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में थी, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे भी 8 स्टेट्स याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या है इस पर्टिकुलर बॉडी का? इस पर्टिकुलर बॉडी के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो आपके यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब पिछले लेसन में मैंने बताया था, नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है वीडियो तो देख लो जाके। वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। अब ये जो डोनर जो है
ये ब्लड डोनेट वाला डोनर नहीं है, ये आपका डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एक मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाइस चेयरमैन यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा मेंबर्स में आपको क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, तो काउंसिल में सारे जो स्टेट्स हैं उस एरिया में, उस नॉर्थ ईस्ट में, यानी 8 स्टेट्स, तो वहाँ के आपको सीएम ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे, प्लस गवर्नर्स भी होते हैं, प्लस 3 मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा रीजनल प्लानिंग बॉडी है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो प्लानिंग बॉडी का भी काम करती है। तो प्लानिंग कमीशन तो अब नहीं रहा, लेकिन रीजनल प्लानिंग बॉडी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल यहाँ पर काम करती है। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको लिंक कराना चाहूँगा जो मेरे कोर्सेज़ या जो मेरी वीडियोज़ की खासियत होती है, जो चीज़ें नहीं दी होती उन्हें भी पढ़ना चाहिए। अब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल यहाँ हमने मान ली, पढ़ ली। ठीक है, इसके साथ, इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के साथ आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए जोनल काउंसिल की। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डिफरेंशिएट शुरू में कर ही दिया है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 से बनी थी, जबकि जोनल काउंसिल आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से बनी थी। जब बात आती है चेयरपर्सन की, तो यहाँ पर होते हैं होम मिनिस्टर। पैरेलल में जोनल काउंसिल जो हैं, चाहे वो नॉर्थ काउंसिल हो, ईस्ट काउंसिल हो, वेस्ट काउंसिल हो, साउथ और सेंट्रल, कोई भी काउंसिल हो, उनके भी जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, आपके होते हैं होम मिनिस्टर। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से याद हो गई होगी। इसके अलावा अब बात आती है वाइस चेयरमैन की, तो यहाँ वाइस चेयरमैन जैसा कोई झोल झाल नहीं है। ठीक है, जोनल काउंसिल में है, जोनल काउंसिल में जो भी वाइस चेयरमैन होते हैं वो बेसिकली आपके स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ काउंसिल में जो भी एरियाज़ आ रहे हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो बेसिकली रैंडम एक पीरियोडिक ऑर्डर के साथ वो आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले कुछ टाइम के लिए ए स्टेट के सीएम जो हैं वो वाइस चेयरमैन रहेंगे, फिर बी स्टेट के रहेंगे, फिर सी स्टेट के, फिर डी स्टेट के, इस तरीके से चलता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री का रोल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्टेट का रोल दिख रहा है। इज इट वेरी क्लियर, समझ में आ रहा है? यहाँ वाइस चेयरमैन कौन था? सीधा सेंट्रल मिनिस्ट्री के जो डोनर, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, वहीं के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को बना दिया गया था वाइस चेयरमैन। लेकिन यहाँ क्या है, वो पावर किसे दी गई? स्टेट को, स्टेट के जो सीएम वगैरह हैं। इसके अलावा जब मेंबर्स की बात आती है तो यहाँ पर आपको सारी स्टेट के सीएम देखने को मिलते हैं, प्लस अगर कोई स्टेट ऐसी है जहाँ पे मतलब यूटीज़ है तो यूटी के वहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं हर स्टेट के 2 मिनिस्टर। ठीक है, हर स्टेट के 2 मिनिस्टर, कुछ मेंशन नहीं है कि होम मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ऐसा नहीं, हर स्टेट के 2 मिनिस्टर भी होते हैं जोनल काउंसिल के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप बार बार हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि स्टेट को कितना ज़्यादा यहाँ पावर दी गई है। ठीक है, चाहे वो ये देख लो, चाहे पिछला वाला प्रोविज़न देख लो, वाइस चेयरमैन वाला। वाइस चेयरमैन में यहाँ पर स्टेट के जो सीएम हैं वो वाइस चेयरमैन बनते हैं पीरियोडिक ऑर्डर में, और इसके अलावा स्टेट के 2 आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी देखने को मिलते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर जैसा सीन कुछ है नहीं, तो इस तरीके से आपको जोनल काउंसिल और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में अंतर आ गया होगा समझ। ठीक है, यूपीएससी पूछेगा तो जोनल काउंसिल और इसका नहीं पूछेगा, वो इसी को कंफ्यूज करके नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वर्सेस आपका नॉर्थ काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल कुछ कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि दोनों को कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा 2 तो मैंने एक दिया गया था, एक मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। एक और बॉडी होती है जो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इन तीनों को एक साथ याद रखना। ठीक है, 2 को एक साथ याद कर लो पेयर में, और तीसरा तो है ही। ठीक है, तीसरा है इंटर स्टेट काउंसिल। ये क्या होता है? इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, फिर से बन गई ऑब्वियसली। तो इंटर स्टेट काउंसिल आपका, अब देखो, जोनल काउंसिल के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, लेकिन इसके लिए आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है,
सो इज़ इट वेरी क्लियर। आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सरकारीय कमीशन ने इसको रिकमेंड किया और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1990 में ये बन गया। ठीक है, इज़ इट वेरी क्लियर। इसके अलावा ये एक रिकमेंडेड, और सरकारीय कमीशन ने बाय द वे क्यों रिकमेंड किया होगा, क्योंकि सरकारीय कमीशन आपका सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर ही बना था, और जब इंटर स्टेट की बात आती है तो स्टेट्स के बीच के रिलेशन की ही बात आती है, तो दैट्स वाई। इसके अलावा एक रिकमेंडेटरी बॉडी है इंटर स्टेट, सेंटर स्टेट और सेंटर यूटी के रिलेशन को देखने के लिए। ठीक है, अब इंटर स्टेट नाम में इंटर स्टेट है लेकिन सेंटर स्टेट भी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो फिर यूपीएससी में जब प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाएगा कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन को उसको ध्यान में रखते हुए इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है, फिर आप सोचोगे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। सो इसलिए ध्यान रखना इसको। इसके अलावा ये जो है प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन, तो ऑब्वियसली क्योंकि इसीलिए बनाई जाती हैं, और परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, क्योंकि यहाँ देखो अगर ध्यान दोगे ना तो यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल की डेफिनेशन से ही पता चल जाता है। तो यहाँ देयर शैल बी, ऐसा नहीं है कि देयर शैल बी द इंटर स्टेट काउंसिल। अगर आप देखोगे कि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि दैट देयर शैल बी द Comptroller and Auditor General of India, there shall be the Council of State, there shall be the Election Commission, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ मतलब है कि हाँ 263 में बनाई जा सकती है, तो दैट्स वाई परमानेंट बॉडी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी याद कर लो। यहाँ पर आपके प्राइम मिनिस्टर हैं तो ऑब्वियसली चेयरमैन वही होंगे, और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं सभी स्टेट्स के वो इसके मेंबर होते हैं। यूटीज़ के चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, और अगर कोई यूटी में चीफ मिनिस्टर वाला सिस्टम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पुडुचेरी के अलावा जो भी यूटीज़ हैं तो वहाँ पर उनके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है, कितना सिंपल है। इसके अलावा 6 यहाँ पर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मिनिस्टर होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ 6 मिनिस्टर होते हैं। बाय द वे नीति आयोग में कितने मिनिस्टर होते थे, तो मैंने पिछले लेसन्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था नीति आयोग में 4 एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर का प्रावधान है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, 4 वहाँ थे, 6 यहाँ हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक बिठाओ और याद रखो, क्योंकि अदरवाइज़ भूल जाओगे। ये चीज़ें छोटी मोटी वाली चीज़ें ऐसे ही याद होती हैं जब आप अपने दिमाग को बताते हो दैट यस 2-4 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, कर लो याद। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, 6 यहाँ हैं, 4 वहाँ थे। ठीक है, और इसके अलावा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1919 है, बेसिकली इसको 2 बार ये अमेंड हो चुका है, और एक बार अमेंड होकर ये कहा गया था कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो वहाँ के गवर्नर इसमें पार्ट लेंगे। ठीक है, इज़ इट वेरी क्लियर। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, कोई स्टेट है तो वहाँ के सीएम होंगे, कोई यूटी है अगर वहाँ लेजिस्लेचर है तो वहाँ के सीएम होंगे, और अगर यूटी में लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी अगर है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो उनके यूटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन गवर्नर का कोई रूल यहाँ नहीं था। ठीक है, गवर्नर का रूल यहाँ तो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में, यहाँ नहीं था। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये कह दिया गया कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगा है तो गवर्नर वहाँ पर मेंबर होंगे। और इसके अलावा नॉमिनेशन बाय द चेयरमैन ऑफ परमानेंट इन्वाइटी, जो परमानेंट इन्वाइटीज़ होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो 6 कैबिनेट मिनिस्टर का प्रावधान है, जो प्रोविज़न है, उसके अलावा भी परमानेंट इन्वाइटीज़ में यूनियन मिनिस्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है इस इंटर स्टेट काउंसिल की, और इस स्टैंडिंग कमेटी में यूनियन होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। अब देख लो, जोनल काउंसिल में चेयरमैन कौन थे, होम मिनिस्टर। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कौन थे, होम मिनिस्टर। अब इंटर स्टेट काउंसिल में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, लेकिन जो इसकी इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें अगेन आपको होम मिनिस्टर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इस स्टैंडिंग कमेटी में 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। अब याद करो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर्स नीति आयोग में 4 होते थे, स्टैंडिंग कमेटी में यहाँ पर 5 हो रहे हैं, और इंटर स्टेट काउंसिल में 6 हो रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसे जोड़ते हुए पढ़ते चले जाओ तो याद हो जाएंगे। और 9 चीफ मिनिस्टर्स भी यहाँ पर स्टैंडिंग काउंसिल में होते हैं। ठीक है, इज़ इट वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, जो है आपका दादरा एंड नागर हवेली से रेस्पेक्ट में, दादरा एंड नागर और दमन एंड दीव। ठीक है, दोनों को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। एक एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में जिसका नाम है दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 2019। ठीक है,
तो इस मर्जर में क्या क्या प्रोविज़न है, तो जो एक्ट है वो बेसिकली अमेंड करता है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नाम दिए गए हैं स्टेट और यूटीज़ के। तो नाम अगर मान लो, जैसे मान लो दो नाम हैं, एक है विराट कोहली और दूसरा है अनुष्का शर्मा, और दोनों नाम अगर हो रहे हैं मर्ज और नाम नया बन रहा है विरुष्का, तो उस नाम को लिखने के लिए आपको दो नाम डिलीट करने पड़ेंगे और तीसरा नाम लिखना पड़ेगा। इज़ इट वेरी क्लियर? ऐसे ही फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो नाम लिखे हुए थे, दोनों को हटाया जाएगा और दोनों को मर्ज करके एक नाम लिख दिया जाएगा। इज़ इट वेरी क्लियर? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वाह भाई वाह। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी आपको कि ये अमेंडमेंट, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल बदला जा रहा है यानी अमेंडमेंट हो रहा है, लेकिन ये अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के बाहर पड़ता है, यानी ये उसके रडार में नहीं आता। तो अगर आपको मेरे पुराने लेसन्स याद हैं तो मैंने बताया है, बहुत बार चीख चीख कर ये बताया है कि आर्टिकल 368 के अंदर दो तरीके के अमेंडमेंट हैं, एक स्पेशल मेजॉरिटी वाला है और एक स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स का वाला है, ठीक है, दो होते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था तीसरा जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कुछ चीज़ें अमेंड हो जाती हैं, लेकिन उन्हें हम आर्टिकल 368 में नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। सो वो तीसरे में मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्टेट का एरिया, किसी का भी स्टेट की बाउंड्री, किसी का भी नेम चेंज हो सकता है, तो वहाँ पर यहाँ पर कोई भी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली बहुत सारे प्रोविज़न हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो वहाँ पर भी आर्टिकल 169 में जब चीज़ें पास हो जाती हैं तो वहाँ पर वो बेसिकली वहाँ पर भी सिंपल मेजॉरिटी से ही जो काम है वो हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ये फर्स्ट शेड्यूल भी ऐसे ही अमेंड हो जाता है, यानी अमेंडमेंट तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि नाम वगैरह का इधर उधर कर दिया गया, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से। इज़ इट वेरी सिंपल? समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनसे डील करता है, मैंने पहले ही बता दिया है और एग्जाम्पल भी दे दिया है। आर्टिकल 240 क्लॉज 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को टू मेक द रेगुलेशन विद रेस्पेक्ट टू यूटीज़ और ये एंड ऑल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दैट आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 241 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करते हैं यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है, 39 से लेके 41 तक। तो ये चीज़ है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सो इज़ इट वेरी क्लियर? तो ये पूरा मैंने पार्ट भी बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल डील करता है यूटीज़ से। इसके अलावा फर्स्ट शेड्यूल जो है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 वो प्रोवाइड करता है 1 सीट इन लोकसभा टू ईच ऑफ द 2 यूटीज़, ठीक है। तो दोनों में एक एक सीट है। द एक्ट अमेंड्स द शेड्यूल टू एलोकेट 2 लोकसभा सीट्स टू द मर्ज ड्यूटी, ठीक है। तो दोनों में पहले दोनों में एक एक था, अब दोनों को मिला दिया तो 2 सीट हो गई मिला के, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। 1 + 1 2 ही तो होगा, 3 थोड़ी ना होगा। इसके अलावा एक्ट प्रोवाइड्स दैट द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड। देखो पहले क्या था, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हर यूटी का अलग अलग आपका प्रोविज़न है कि इनका हाई कोर्ट क्या होगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए आपकी लक्ष्मीकांत वाली नॉलेज से कि दिल्ली इज़ द ओनली यूटी जिसका हाई कोर्ट जो है उसका स्पेसिफिक अलग से दिल्ली हाई कोर्ट बना हुआ है। बाकी सारी यूटीज़ का हाई कोर्ट जो है वो इधर उधर कहीं ना कहीं उनका जुरिसडिक्शन पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन क्या था, ये दमन और दीव और दादरा नागर, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों जो यूटीज़ हैं, इनका पहले से ही दोनों का बॉम्बे में था, इसका भी बॉम्बे में था, इसका भी बॉम्बे में था, यानी मुंबई में। तो आज भी उसका हाई कोर्ट बॉम्बे है। पहले भी दोनों का अलग अलग वहीं जुरिसडिक्शन था, अब दोनों को मर्ज कर दिया तो भी वहीं पर है, ठीक है। तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बाकी सबके अलग अलग हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किसका किस तरफ है, अंडमान निकोबार का कहाँ है, पुडुचेरी का कहाँ है, आपके चैप्टर में मिल जाएगा, जो भी लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे वहीं मिल जाएगा। इसके अलावा आउट ऑफ दीज दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर हैव लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो ये आपको पता है, दिल्ली पुडुचेरी इनमें पहले से था, ठीक है। दिल्ली में अंडर आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल जो भी हैं वॉटेवर, तो ये आपको पता है, पुडुचेरी भी थे और जम्मू एंड कश्मीर अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 6 शेड्यूल में अभी थोड़ी देर पहले आपको वो मैप में पूरा याद करा रहा था, वो अब न्यूज़ में भी है। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, मतलब आर्टिकल
338A हैज़ रिकमेंडेड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू बी डिक्लेयर्ड एज द ट्राइबल एरिया। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी जो है 338 के ए के अंदर जो बना है वो बेसिकली इसकी बात कर रहा है। बेसिकली आपको थोड़ा सा नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़ के बारे में भी बताना चाहूँगा कि पहले आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था जो डील करता था आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एंड एसटी के लिए। ठीक है, तो स्पेशल ऑफिसर की बात होती थी, बाद में इसमें 2 बार अमेंड करके एक बार नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी बनाया गया 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आई थिंक। उसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद ये चीज़ बन। सो बेसिकली आपको थोड़ा सा इसका मैं ये बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 338 ये कैसे आ गया। तो बेसिकली जब शुरुआत हुई थी तो 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो डील करता था स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एंड एसटी, लेकिन वो चीज़ चल रही थी। उसके पैरेलल में क्या हुआ कि 1978 में एक रिजोल्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट ने एक बेसिकली मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया, यानी कमिश्नर फॉर एससी एंड एसटी बना दिया रिजोल्यूशन के थ्रू। फिर इस 78 को कर दो 87। 1987 में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर जो नॉन स्टैट्यूटरी था उसे एक रिजोल्यूशन उसको मॉडिफाई करके नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी बन गया। लेकिन अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पहले रिजोल्यूशन से था, अभी भी ये उसी तरीके का है, बस नाम इसका नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी हो गया। और 338 का अपना पैरेलल में चल रहा था जिसका नाम था स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एसटी। फिर क्या हुआ, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 89th अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं। 65th अमेंडमेंट जो था वो आपका हुआ था 65th वाला ये 1990s में हुआ था, और ये वाला हुआ था 89th 2003 में। ठीक है, 1990s और 2003 में। तो अब 65th में क्या हुआ, ये नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। ठीक है, पहले ये सब गेम चल रहा था स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन में अलग अलग। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये 338 के अंदर ही इसको बना दिया गया कि नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी है। बाद में क्या हुआ, 89th अमेंडमेंट में इस पर्टिकुलर बॉडी को 2003 में बाइफरकेट करके 338 के अंदर वो रह गया नेशनल कमीशन फॉर एससी, लेकिन 338A जोड़ दिया गया जिसमें नेशनल कमीशन फॉर एसटी बन गया। इज इट वेरी क्लियर। पहले चीज़ें नॉर्मल थी कि 338 में एक ऑफिसर था स्पेशल ऑफिसर, 78 में एक रिजोल्यूशन लाया गया, 87 में उसका नाम फिर नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी कर दिया गया, लेकिन ये तब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। ठीक है, ये उसी तरीके का है जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे थे नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज बना हुआ है बहुत टाइम से, लेकिन रिसेंटली जब अमेंडमेंट करके उसको क्या किया गया, जो अभी जो ईडब्ल्यूएस का 103rd अमेंडमेंट आया था उसके पहले 102nd अमेंडमेंट में क्या किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर। उसी तरीके का है, ये रिजोल्यूशन वाला गेम साइड में चल रहा था। 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 और 89th अमेंडमेंट 2003 में पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बना गया एक साथ, बाद में इसको बाइफरकेट कर दिया तो 338 और 338A अलग अलग हो गए। ठीक है, तो वहाँ से 338A में हमें मिल गया नेशनल कमीशन फॉर एसटी, और इसने रिसेंटली कहा है कि ट्राइबल एरिया बनाना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया को। कौन से एरिया को, लद्दाख को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 6 शेड्यूल के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो आपको यहाँ पर ये जानकारी होनी चाहिए दैट 244 ये जो आर्टिकल है तो ये डील करता है यहाँ पे प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल सिस्टम फॉर शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, और ये 6th शेड्यूल के अंदर क्या क्या आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो मैंने अभी बताया भी था मैप में। असम ऐड करके 3 चीज़ें, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और अगर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ले लो प्लस उसमें अरुणाचल कर दो तो इनर लाइन परमिट होता था। समझ में आ गया। तो असम यहाँ है, फिर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और ये पूरा बन गया 6 शेड्यूल। ठीक है, और इसी मिजोरम को लेते हुए आगे चले जाओ, मणिपुर, नागालैंड और फिर से ले आओ अरुणाचल प्रदेश, तो क्या बन जाएगा आपका ये वाला इनर लाइन परमिट का सीन। ठीक है, बीच में ये जो है मिजोरम ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है, मैंने अभी ग्राफ में भी बना दिया, ऐसे भी बता दिया और मैप में भी बता दिया, याद करना दोनों चीज़ों को। इसके अलावा यहाँ पर प्रोविज़न क्या है अंडर 6 शेड्यूल, तो यहाँ पर 6th शेड्यूल की डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोविज़न ये है कि यहाँ पर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है। तो कोई भी ट्राइबल एरिया है किसी स्टेट में तो उसमें उसको ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट की तरह उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और उसमें ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी और उस काउंसिल में बेसिकली 30 मेंबर्स होंगे और ऐसी 10 काउंसिल हैं अभी। और अगर कोई एक एरिया में बहुत सारे, अगर मान लो कि किसी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में अलग अलग ट्राइबल एरियाज़ हैं तो उसमें ऑटोनमस रीजन्स भी होंगे, ठीक है। तो ऑटोनमस रीजन होंगे तो ऑटोनमस रीजन की रीजनल काउंसिल होगी, ठीक है। तो बहुत सारी काउंसिल पे काउंसिल हो गई, ठीक है। तो मान लो ये पूरा एरिया है, ठीक है, ट्राइबल एरिया, तो इसको ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट मान लिया जाएगा, ऑटोनमस या जो भी है बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट मान लिया जाएगा ऑफ विच यहाँ पर ऑटोनमस ये चीज़ है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 30 लोगों की, और यहाँ पर रीजनल काउंसिल जो होती है वो उसमें ऑटोनोमस रीजन, मतलब इसके अंदर ही ऑटोनोमस रीजन और उनकी रीजनल काउंसिल। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा सा एक कंट्री है, उस कंट्री में अलग से चीज़ है और छोटे छोटे लेवल पर अलग है, ठीक है। तो पूरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, ये ऑटोनोमस रीजन्स हैं, पूरे की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी और रीजन्स की रीजनल काउंसिल होगी। इज़ इट वेरी क्लियर। जो बड़ी वाली है उसका कंपोजिशन 30 दिया गया है और ऐसी 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हैं वो हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर जो है वो लॉ बनाने की इनके पास होती है, इनके पास जुडिशियल पावर भी होती है इन्हीं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास, ठीक है। विलेज कोर्ट वगैरह इनका चलता है और जुरिस्डिक्शन जो होता है, वेयर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर दीज सूट्स एंड केसेस इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर यहाँ स्पेसिफाई करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर दीज थिंग्स, ठीक है, जो ये विलेज काउंसिल वगैरह होते हैं। इसके अलावा इनके पास रेगुलेटरी पावर होती है स्कूल्स वगैरह को मैनेज करने के लिए, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग एंड ऑल के लिए, और गवर्नर की यहाँ पर एसेंट होते हैं, बट सच रेगुलेशन रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो 6 शेड्यूल में रेगुलेशन में इनकी गवर्नर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका जुडिशियरी के रेस्पेक्ट में। तो जुडिशियरी हमारा पार्ट 4 होने जा रहा है इस पर्टिकुलर मैगज़ीन का। तो यहाँ पर प्रोविजंस विद रिलेटेड टू द एडिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। तो एडिशन ऑफ द जजेस हुआ है, तो रिसेंटली पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया और बिल पास करके जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 31 से 34 कर दी गई है इंक्लूडिंग CJI, ठीक है। तो ओरिजिनल आपको पता होगा 7 स्ट्रेंथ थी, बाद में इसको बढ़ाया गया बार बार। तो ये जो नंबर ऑफ जजेस एक्ट करके होता है ये लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 को यहाँ पर बेसिकली ये इंक्रीज़ करने में काम आता है, ठीक है। तो ओरिजिनल जो है वो आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से डील करता था। वहाँ पर कितने 1 चीफ जस्टिस थे और 7 यहाँ पर अदर जजेस थे। तो 124(1) जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 लाया गया था, जिससे ये 10 कर दी गई थी और अब बेसिकली फिर से ले आए और फिर बढ़ा दी। तो ऐसे बढ़ाते रहते हैं। और लास्ट बार जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2009 में हुआ था, जब 25 से 31 की गई थी, 25 to 31, ठीक है। इज़ इट वेरी क्लियर, समझ में आ गया एडिशन ऑफ द जजेस। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्योंकि हम सिंपल एक एक्ट पास कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने के लिए हम सिंपल मेजॉरिटी का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर सहारा किसका लिया जा रहा है? सिंपल मेजॉरिटी का। तो याद रखना यहाँ 368 में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं कि नंबर ऑफ जजेस, अब ऐसे मत कंफ्यूज होना कि जजेस जो हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है एक तरीके की, है ना, तो ऐसे उसमें मत सोचने लगना। सिंपल लॉ बन रहा है इसलिए सिंपल मेजॉरिटी से जज के नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर जुरिस्डिक्शन बढ़ाना हो जजेस वगैरह का तो उसके लिए बड़ी चीज़ चाहिए होती है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस यहाँ पर देखते हैं तो रिसेंटली चीफ जस्टिस जो है मद्रास हाई कोर्ट के, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था मेघालय हाई कोर्ट में। इस वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। प्रोसीजर क्या है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के लिए? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? दैट ट्रांसफ़र ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट इज़ मेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट करते हैं कंसल्टेशन विद CJI, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, कंसल्टेशन के बाद करते हैं अंडर आर्टिकल 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट, यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात करी जा रही है। तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाने के लिए 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ की? तो 3 जजेस केस हुए हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ था जब मैं कॉन्करेंस की बात कर रहा था, ठीक। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ड्राइव्स इट्स पावर
जो पावर जो यहाँ पर आई है वो 3 जजेस केस के उसके रेस्पेक्ट में आई है फ्रॉम द एससी डिसीजन ऑन द सिलेक्शन ऑफ द जजेस ट्रांसफ़र फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो है वो प्यूनिटिव मेजर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को सजा देने के लिए आपने कहीं ऐसी जगह भेज दिया। ट्रांसफ़र कैन बी ऑर्डर्ड ओनली ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और ट्रांसफ़र कैन बी ऑर्डर्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंकरेंस ऑफ CJI। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन है कि कैसे ट्रांसफ़र होना चाहिए। 3 जजेस केस से ये चीज़ें आई हैं। 3 जजेस केस जो होते थे वो 82, 93, 98 में हुए थे। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो 3 जजेस केस यहाँ दिए भी गए हैं, 82, 93, 81, 93, 98। ठीक है, तो ये जो 3 जजेस केस हैं तो इनका नाम भी अलग अलग है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिए। तो 3 जजेस केस जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो 1981 में SP गुप्ता केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये रूल किया था दैट मेड बाय द CJI टू प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड ऑन द फॉर कोगेंट रीज़न देयर बाई गिविंग ग्रेटर वे टू एग्जीक्यूटिव। ग्रेटर से जो है एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर एक तरीके की दे दी गई और कहा गया कि वो यहाँ पर जो बेसिकली कंसल्टेशन में जो बोला जा रहा है CJI के द्वारा वो उनको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब एक तरीके की बाइंडिंगनेस नहीं है। ये फर्स्ट जज केस में आया था। सेकंड जज केस ने बेसिकली ये बोल दिया गया था कि जो भी यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है जुडिशियल अपॉइंटमेंट और जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है CJI के द्वारा, CJI ओनली नीड टू कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जज। अगर 2 सीनियर मोस्ट जज और लगा दिए जाएँ तो यहाँ पर एक तरीके का उसको हम झुटला नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकती एग्जीक्यूटिव। तो कॉलेजियम मे और मे नॉट चेंज देयर रिकमेंडेशन विच इज़ बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और 3 जज केस ने क्या करा, उसी कॉलेजियम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। तो यहाँ पर ये कह दिया गया कि अगर हाई कोर्ट की बात है तो चीफ जस्टिस +2 हाई कोर्ट जज, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो CJI वहाँ के +4 सीनियर मोस्ट जज, इनका एक कॉलेजियम होगा जो बेसिकली बात करेगा, जो भी बेसिकली ओपिनियन देगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट एज वेल एज द ट्रांसफ़र के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इतना था CJI और 2 सीनियर मोस्ट जज, यहाँ ऐसा है। और इसमें भी अगर बेसिकली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहले जज केस की कोई वैल्यू नहीं है एक तरीके की, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ कही गई थी वो बेसिकली रिवर्स कर दी गई। लेकिन दूसरे में कॉलेजियम का थोड़ा सा ऑरिजिन हुआ है, तीसरे में अच्छे से उसको कंसोलिडेट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है दैट अ जज हु रिटायर्ड ऑन अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट क्लेम द पेंशन ऑफ अ रेगुलर चीफ जस्टिस। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, जैसे कोई चीफ जस्टिस नहीं है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं किसी को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, और एक्टिंग चीफ जस्टिस यहाँ पर रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं वो बेसिकली एक्टिंग में हैं, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल चीफ जस्टिस की पोजीशन है तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ ये उसी तरीके का है जैसे फॉर एग्जांपल मतलब आप टेम्प्रेरी बेसिस पर कुछ बन गए और फिर आपको उस टेम्प्रेरी बेसिस पर आपको बनने के बाद आपको पेंशन भी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अबाउट एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो आर्टिकल 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं जज ऑफ द अपॉइंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, तो हम आर्टिकल 223 हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, तो 222 अभी पढ़ा था, 223 ये हो गया। तो ये चीज़ जो है हो सकती है। और बेसिकली यहाँ पर द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ वैकेंट, अगर वैकेंट है तो, या फिर एब्सेंट है टेम्प्रेरी बेसिस पर तो, या अगर अपने फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो इन केसेस में एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 223 में प्रेसिडेंट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्योंकि वैसे भी अगर आप थोड़ा इमेजिन करो तो अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस चाहिए तो चीफ जस्टिस तो वैसे ही रूल्ड आउट हो गए, वो तो है ही नहीं, तो फिर कौन बचा, प्रेसिडेंट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एड हॉक जजेस अगर अपॉइंट करने तो उसमें CJI का रोल हो जाएगा, क्योंकि अब CJI है ना वहाँ पे, तो रूल आउट कैसे कर सकते हो, ऐसे इमेजिन, ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हो। सिमिलरली अंडर आर्टिकल 126, तो जैसे यहाँ 223 है ऐसे ही सेंटर में आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो याद रखना, स्टेट के हाई कोर्ट हो, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो या एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह कौन कर रहा है,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है कि स्टेट में गवर्नर कर रहे हो, ध्यान रखना इसको, कंफ्यूज हो जाओगे अगर पेपर में आ गया तो। याद रखना ये आर्टिकल 2223 है, ये आर्टिकल 126 है। प्रोविज़न वही है, या तो वैकेंट पड़ा हो या एब्सेंट हो गए हो टेम्पररी बेसिस पर, या फंक्शन करने में अनेबल हो, ठीक है, अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शन। दिस इज इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, रीजनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो रीजनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ में क्यों है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया है कि 4 रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। आर्टिकल 130 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं लिखा है कहीं कि दिल्ली में ही होगा सब कुछ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है अपना काम को फ्रॉम दिल्ली टू कहीं भी, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में। फॉर एग्जांपल लेट से दिल्ली थोड़ा साइड में पड़ता है तो बीच में अपना हार्ट जो है पूरे इंडिया का वो क्या कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। तो एमपी में जो हाई कोर्ट है जबलपुर हाई कोर्ट, उसको कर दो अगर चाहो तो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सजेशन दिया कि 4 रीजनल बेंच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वुड बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डू दिस थिंग, ठीक है, सेट करनी है, सेट कर दो, कोई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। लॉ कमीशन ने भी यहाँ रिकमेंड किया था कि डिवीज़न होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में, ठीक है, क्योंकि अपीलीट जुरिस्डिक्शन में बहुत सारे केस आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में यानी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे केस आते हैं। तो लॉ कमीशन की ये रिकमेंडेशन भी थी कि इस तरीके इस बेसिस पर हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ 1986 में उसने खुद रिकमेंड किया था कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए जिसकी रीजनल बेंच होनी चाहिए चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में, ठीक है। अब ये चेन्नई, मुंबई, कोलकाता आप अगर हिस्ट्री याद करो तो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ठीक है, ये 3 चीज़ें चलती थी ना, तो वही वाली हैं चीज़ें। इसके अलावा वी वसंत कुमार केस जो 2016 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया था मैटर टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर द डिसीजन ऑन नेशनल कोर्ट ऑफ appeal on the national decision on national court of appeal. National court of appeal with the regional branch in Chennai, Mumbai and Kolkata is meant to act as the final court of justice in dealing with the appeal, ठीक है। तो अपील के लिए ये नेशनल कोर्ट वगैरह का सीन है। तो इन्होंने मैटर भी किया था, मैटर बेसिकली रेफ़र भी किया था टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द फॉर द डिसीजन ऑन नेशनल कोर्ट ऑन अपील, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉ कमीशन आर्टिकल 130 और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का कॉन्सेप्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या हो सकता है उसके बारे में, ठीक है। सो दिस इज़ इट। और अब ये वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट का हो चुका है। बाकी के जो टॉपिक हैं ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत, जो भी थोड़ा सा टॉपिक रह गए हैं 3-4, इसको हम अगले लेसन में कवर करेंगे और हमारा जुडिशरी अगले लेसन में फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम पहुंचेंगे अगले टॉपिक पर जो है आपका इलेक्शंस, इसके रेस्पेक्ट में क्या चीज़ें न्यूज़ में थी वो हम कवर करेंगे। सो दिस इज़ इट। एंड आधे से ज़्यादा मैगज़ीन लगभग कवर, आधी लगभग हो गई है, आधी बची हुई हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।